फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिर से शेरलॉक होम्स की थ्रिलर मिस्टीरियस कहानी द 5 ऑरेंज पिप्स सुनाने जा रही हूँ, जो बहुत मज़ेदार है। अंत तक जरूर सुने। और आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आने पर वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कर दें। जब भी मैं अपने पुराने नोट्स और शेरलॉक होम्स के केस फाइल्स को देखता हूँ, खासकर 1882 से 1890 के बीच के, तो मुझे इतने अजीब, अनोखे और रहस्यमय केस मिलते हैं कि समझ नहीं आता किसे चुनूं और किसे छोड़ दूं। कुछ केस को तो अखबारों में पहले ही मशहूर हो चुके थे, और कुछ ऐसे थे जिनमें होम्स की वो खास गहरी तेज दिमाग की क्षमता दिखाने का मौके ही नहीं मिला। कुछ मामले ने तो उसकी बुद्धि को चुनौती दी, जहां कहानी सिर्फ शुरू हुई पर खत्म कभी नहीं। कुछ ऐसे थे जिनका सच बस अंदाजों पर था, न कि उनके पक्के तार्किक सबूतों पर, जिन्हें होम्स इतना प्रिय मानता था। लेकिन इन्हीं में एक केस ऐसा है, इतना अजीब, इतना अनोखा और इतना चौंकाने वाला, कि मैं आज उसे आपके सामने रखना चाहता हूँ। हालांकि इस केस में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो शायद कभी साफ नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी ये कहानी सुनाने लायक है। ये बात है 1887 की। उस साल हमारे पास ढेरों केस आए, कुछ खतरनाक, कुछ अजीब और कुछ बेहद दिलचस्प। मेरे रिकॉर्ड में उस साल के केसों के नाम थे: पैराडॉल चैम्बर का रहस्य, एमेच्योर मेंडिकेंट सोसाइटी जो अंडरग्राउंड वॉल्ट में लग्जरी क्लब चलाती थी, ब्रिटिश जहाज सोफी एंडरसन का गायब होना, उल्फा आइलैंड पर क्रिस पैटरसन फैमिली की रहस्यमय कहानी, और आखिर में चैम्बरवेल पॉइजनिंग केस। उस केस में शेरलॉक ने सिर्फ मरे हुए आदमी की घड़ी चढ़ाकर ये साबित कर दिया था कि उसे मरे सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, और यही बात उस केस को हल करने की कुंजी बनी। इन सब मामलों पर कभी और बात करेंगे, लेकिन आज जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ वो इन सब से अलग है। ये सितंबर का आखिरी सप्ताह था और मौसम तूफान की तरह उग्र। पूरा दिन तेज हवाएं घरों को हिला रही थी। बारिश खिड़कियों पर हथौड़ों की तरह गिर रही थी। लंदन जैसे बड़े शहर में भी ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति कह रही हो, तुम सभ्य हो सकते हो, लेकिन असली ताकत हमारी है। जैसे जैसे शाम गहराती गई, हवा की आवाज़ और भयानक होती गई। चिमनी में हवा ऐसे रो रही थी जैसे कोई बच्चा दुख में बिलख रहा हो। होम्स फायरप्लेस के पास बैठा था, अपनी जुर्म रिकॉर्ड फाइल्स को व्यवस्थित करते हुए, और मैं एक सी एडवेंचर उपन्यास पढ़ रहा था। इतना कि बाहर तूफान की आवाज़ किताब के समुद्री लहरों से मिल रही थी। मेरी पत्नी उन दिनों अपनी माँ के घर गई थी, तो मैं फिर कुछ दिनों के लिए बेकर स्ट्रीट में होम्स के साथ रह रहा था। तभी डोरबेल बजी। मैंने किताब बंद की और होम्स से कहा, इस वक्त कौन हो सकता है? कोई दोस्त? होम्स ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, मेरे कोई दोस्त नहीं सिवाय तुम्हारे, और मैं मेहमानों को पसंद नहीं करता। तो फिर क्लाइंट? होम्स ने शांत और गंभीर आवाज में कहा, अगर क्लाइंट है तो केस गंभीर है। कोई इस मौसम में तभी निकलता है जब उसका डर तूफान से बड़ा हो। तभी फुट स्टेप सुनाई दिए और दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। होम्स ने लैंप अपनी तरफ से हटाकर उस खाली कुर्सी की ओर मोड़ दिया जहां मेहमान बैठने वाला था। अंदर आइए, दरवाज़ा खुला है। और एक नौजवान अंदर आया, करीब 22 साल का। वो अच्छे कपड़ों में था, लेकिन चेहरे पर थकान, चिंता और डर साफ दिख रहा था। उसके हाथ में भीगी हुई छतरी और कपड़ों पर बारिश के निशान थे। उसने हल्की परेशान आवाज में कहा, माफ़ कीजिए, उम्मीद है मैं आपको परेशान नहीं कर रहा। लगता है तूफान को भी साथ ले आया हूँ। होम्स ने उसे बैठने का इशारा किया और बोला, अपना कोट और छतरी मुझे दीजिए, थोड़ी देर में सूख जाएंगे। और हाँ, आप साउथ वेस्ट दिशा से आए हैं? लड़का चौंक गया। हाँ, मैं हॉर्शैम से आया हूँ। होम्स हल्का मुस्कुराया। आपके जूतों पर चौक और मिट्टी का मिश्रण साफ बता रहा है। लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपकी सलाह चाहता हूँ।
होम्स बिना भाव बदले। सलाह आसानी से मिल जाएगी। लड़का रुक गया, फिर धीरे से बोला, और आपकी मदद भी। होम्स की आंखें हल्की संकरी हो गईं। मदद हमेशा आसान नहीं होती। मिस्टर होम्स, आपके बारे में मैंने सुना है। मेजर प्रेंडरगास्ट ने बताया था कि आपने टैंकर विले क्लब स्कैंडल में उनकी जान बचाई थी। होम्स हल्का सा मुस्कुराया। ओह हाँ, वो केस। उन्हें गलत तरीके से कार्ड्स में चीटिंग का आरोप लगा था। वो लड़का आगे बोला, उन्होंने कहा था कि आप कोई भी केस सुलझा सकते हैं। होम्स ने सिर हिलाया। उन्होंने ज़्यादा बोल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आपको कोई हरा नहीं सकता। होम्स ने शांति से जवाब दिया, मुझे 4 बार हराया गया है। 3 बार मर्दों ने और 1 बार एक औरत ने। लेकिन वो क्या है आपके इतने सारे सक्सेस के सामने? लड़के ने कहा। होम्स बोला, हाँ ये सच है कि मैं ज़्यादातर मामलों में सफल रहा हूँ। तो फिर शायद आप मेरे केस में भी हो पाएंगे। होम्स ने फायरप्लेस की तरफ इशारा किया। कृपया अपनी चेयर पास लेकर आइए और मुझे अपने केस के बारे में बताएं। लड़के ने धीरे से कहा, ये कोई साधारण मामला नहीं है। होम्स ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे पास आने वाले कोई भी मामले साधारण नहीं होते, क्योंकि मैं हूँ आखिरी उम्मीद। वो रुका, फिर बोला, लेकिन मिस्टर होम्स, मुझे नहीं लगता कि आपने अपने पूरे कैरियर में इतने अजीब और रहस्यमय घटनाओं की कहानी सुनी होगी जितनी मेरे परिवार में घटी है। होम्स आगे झुककर बोला, आपने मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है। कृपया शुरू से बताइए, बाद में मैं सवाल पूछूंगा। लड़के ने अपनी कुर्सी आग के पास खींची, अपने गीले जूतों को सुखाने फैलाया और बोलना शुरू किया। मेरा नाम जॉन ओपेनशॉ है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरा इस कहानी से ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये मामला पीढ़ियों से चला आ रहा है, इसलिए मुझे शुरुआत बहुत पीछे से करनी होगी। वो आगे बोला, मेरे दादा के 2 बेटे थे, मेरे अंकल इलियास और मेरे पिता जोसेफ। मेरे पिता कोवेंट्री में एक छोटी फैक्ट्री चलाते थे। बाद में साइकिलिंग के आने पर उन्होंने ओपेनशॉ अनब्रेकेबल टायर का पेटेंट लिया और बिजनेस इतना चला कि उन्होंने सब बेचकर आराम की ज़िंदगी शुरू कर दी। मेरे अंकल इलियास नौजवानी में अमेरिका चले गए थे और फ्लोरिडा में प्लांटेशन ओनर बन गए थे। वहाँ उनकी हालत बहुत अच्छी हो गई थी। सिविल वार के समय उन्होंने जैक्सन की आर्मी में लड़ा, फिर हुड के साथ और कर्नल बन गए। जब युद्ध खत्म हुआ तो वो प्लांटेशन पर वापस गए और वहाँ कुछ साल रहे। लगभग 1869 से 70 में वो इंग्लैंड लौट आए और ससेक्स में एक छोटा एस्टेट खरीद लिया। वो एक अजीब इंसान थे, गुस्सैल, जल्द भड़कने वाले, बहुत शराब पीते थे और किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था, यहाँ तक कि अपने भाई से भी नहीं। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो मुझे पसंद करते थे। जब मैं 12 साल का था उन्होंने मेरे पिता से रिक्वेस्ट की कि मैं उनके साथ रहूं। वो अपने तरीके से मेरे साथ बहुत दयालु थे। जब वो सोबर होते थे तो मेरे साथ बैकगेमन खेलते, ड्रॉट्स खेलते और घर के सारे काम सर्वेंट से लेकर बिल्स तक मेरे जरिए करवाते थे। 16 की उम्र तक मैं घर का मालिक समझा जाता था। बस एक जगह थी जहां मुझे जाने की इजाज़त नहीं थी, एटिक में एक छोटा लॉक्ड रूम। एक दिन मार्च 1883 में ब्रेकफास्ट टेबल पर फॉरेन स्टैम्प वाला एक लेटर पड़ा था। अंकल ने उसे उठाकर देखा। इंडिया से, पौंडीचेरी पोस्टमार्क। ये क्या हो सकता है? उन्होंने इनवलप खोला और उसमें से 5 सूखे हुए छोटे छोटे ऑरेंज के बीज निकलकर प्लेट पर गिरे। मैंने हंसना चाहा, लेकिन मेरी हंसी वहीं रुक गई, क्योंकि अंकल का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। आंखें बाहर निकल आई थीं, हाथ काँप रहा था। उन्होंने कांपती आवाज़ में एनवलप पढ़ा, के और फिर चिल्लाए, हे भगवान, मेरे पाप वापस मेरे पास आ गए।
मैं घबराया। अंकल, ये क्या है? अंकल ने एनवलप को एक आखिरी बार देखा और धीमी टूटी हुई आवाज़ में सिर्फ एक शब्द कहा, डेथ। फिर वो उठे और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। मैं वहीं बैठा रह गया, डर से कांपते हुए। मैंने लिफाफा उठाया और उसके अंदर की फ्लैप पर लाल स्याही से लिखा था के। उसी की तरह वो 5 सूखे बीज ऑरेंज के, बस वही थे अंदर। लेकिन अंकल इतना डर क्यों गए थे? मैंने सवालों से भरा दिमाग लेकर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया ही था, तभी वो मुझे हॉलवे में मिले। एक हाथ में एक पुरानी जंग लगी चाबी और दूसरे हाथ में एक छोटा ब्रास बॉक्स। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और डर भी। उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, चाहे वो कुछ भी कर लें, मैं अभी भी ये खेल जीत सकता हूँ। फिर बोले, मैरी से कहो आज मेरे कमरे में फायर जलाया जाए और फोर्डम हॉर्शम के लॉयर को बुलाओ। मैंने सब कुछ वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा। जब लॉयर आया, मुझे कमरे में बुलाया गया। कमरे में आग जल रही थी और फायरप्लेस के अंदर कागज़ की राख जमा थी, बिल्कुल काली, मुलायम और ताज़ा जली हुई। वो ब्रास का बॉक्स अब खाली था और खुला पड़ा था। मैंने एक नज़र उससे ऊपर डाली और दंग रह गया, क्योंकि उसके ढक्कन पर भी वही निशान था, के। अंकल ने भारी आवाज़ में कहा, जॉन, मैं चाहता हूँ तुम मेरी वसीयतनामे की गवाह बनो। मैं ये पूरी जायदाद, उसके फायदे, उसके खतरे तुम्हारे पिता को सौंपता हूँ और उसके बाद ये तुम्हारे पास आएगी। फिर वो और धीमी आवाज़ में बोले, अगर तुम इसे शांति से एंजॉय कर सको तो ठीक, लेकिन अगर डर या खतरा ज़्यादा बढ़ जाए तो मेरी सलाह मानना और इसे अपने सबसे बड़े दुश्मन को सौंप देना, क्योंकि ये विरासत एक तलवार की तरह है जिसकी 2 धारें हैं। मैंने दस्तावेज पर साइन कर दिए। लॉयर उसे लेकर चला गया। ये पूरी घटना मेरे दिमाग में घूमती रही दिन रात। मैंने बहुत सोचा, पर उसकी मीनिंग समझ नहीं आई। कई हफ्ते बीत गए और कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंकल बदलने लगे थे। वो पहले से ज़्यादा शराब पीने लगे, लोगों से दूर रहने लगे, बहुत कम कमरे से बाहर आते। कभी कभी अचानक नशे में बाहर निकल आते, हाथ में रिवॉल्वर लेकर चिल्लाते, मैं किसी से नहीं डरता, न इंसान से और न शैतान से। लेकिन फिर अचानक वापस भागते हुए आते, दरवाज़ा बंद करते, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उनके चेहरे पर पसीना चमकता था, इवन ठंड में भी। और फिर एक रात वो घर से बाहर गए और कभी वापस नहीं लौटे। हमने खोजा और उन्हें पाया बगीचे के पीछे काई जमा छोटे से पानी के तालाब में, मुंह के बल पड़े हुए। पानी सिर्फ 2 फीट गहरा था। शरीर पर कोई चोट नहीं। जूरी ने फैसला दिया, सुसाइड। लेकिन मैं उन्हें जानता था, वो मौत के नाम से भी कांपते थे। मुझे आज तक यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने खुद अपनी जान ली। खैर, मामला यहीं ख़त्म समझकर स्टेट और 14,000 यूरो बैंक में मेरे पिता के नाम हो गए। होम्स ने बीच में हाथ उठाया और बोला, 1 मिनट, ये कहानी वाकई अनोखी है। मुझे 2 तारीख चाहिए, लेटर आया कब और मौत कब हुई? मैंने कहा, लेटर आया 10 मार्च 1883, मौत 2 मई, ठीक 7 हफ्ते बाद। होम्स ने सिर हिलाया। ठीक है, आगे बताओ। मेरे पिता स्टेट लेने के बाद एटिक का ताला खुलवाया। वहाँ वही ब्रास बॉक्स मिला, अंदर वही लेबल, के। लेटर्स, मेमोरेंडा, रेसिप्ट, रजिस्टर। बाकी एटिक में बस कागज़ और नोटबुक्स थी उनके अमेरिकन लाइफ के बारे में, कुछ सिविल वार के, कुछ पॉलिटिक्स के। पता चलता था वो बहादुर सैनिक थे, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन पॉलिटिक्स से उन्हें बेहद नफरत थी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जनवरी 1885 में ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए मेरे पिता ने अचानक घबरा कर कहा, ओह माय गॉड, फिर वही। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। मेरे पिता खाना खा रहे थे और उनके हाथ काँप रहे थे।
एक हाथ में एक लिफाफा और दूसरे हाथ की खुली हथेली पर 5 सूखे नारंगी के बीज। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। ये वही था, वही चिन्ह, वही खतरा जो कभी मेरे अंकल पर आया था। मेरे पिता जो हमेशा मेरी बातों पर हंसते थे, अब सच्चा डर उनकी आंखों में था। उन्होंने घबराते हुए कहा, जॉन, ये क्या मतलब है? मेरी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन मैंने कहा, ये के है। उन्होंने एनवलप खोला और चिल्लाए, हाँ वही अक्षर, लेकिन ऊपर ये क्या लिखा है? मैंने उनके कंधे के ऊपर से पढ़ा, पुट द पेपर्स ऑन द सनडायल। उन्होंने उलझन में पूछा, कौन से पेपर्स, कौन सी सनडायल? मैंने जवाब दिया, हमारे गार्डन में सिर्फ एक सनडायल है और पेपर्स शायद वही जो जल चुके हैं। वो खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बोले, बेकार की बातें, हम किसी जंगल में नहीं, सिविलाइज्ड देश में रहते हैं। ये सब कोई मजाक है, मैंने कहा। पुलिस से बात करनी चाहिए, उन्होंने डांटते हुए कहा। नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, कोई शक नहीं, ये मजाक है। और तुम कुछ भी मत करना। उनसे बहस बेकार थी। मैं डर के साथ इंतज़ार करता रहा। तीसरे दिन मेरे पिता अपने दोस्त मेजर फ्री बॉडी से मिलने गए और मैं खुश था क्योंकि घर से बाहर रहना सुरक्षित लगा। लेकिन मैं गलत था। अगले दिन मुझे टेलीग्राम मिला, तुरंत आओ। मैं भागा और वहाँ जो देखा वो भुलाया नहीं जा सकता। मेरे पिता चौकपीट में गिरे पड़े थे, खोपड़ी फटी हुई, बेहोश, और कुछ ही मिनटों में वो चल बसे। किसी ने हमला नहीं किया था, कोई लड़ाई नहीं, कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं। ज्यूरी ने इसे कहा एक्सीडेंटल डेथ। लेकिन मेरा दिल जानता था ये हादसा नहीं था, ये उसी साजिश का हिस्सा था। और इस तरह ये काली विरासत मेरे हिस्से आई। कई लोग पूछते, तुमने ये जगह बेच क्यों नहीं दी? लेकिन मेरा जवाब हमेशा एक था, खतरा जगह में नहीं है, खतरा उस कहानी में है जो मेरे अंकल के अतीत से जुड़ी है। 2 साल और 8 महीने बीत गए। जिंदगी फिर सामान्य लगने लगी। मुझे लगा ये डर, ये श्राप खत्म हो गया। लेकिन मैं गलत था। कल सुबह इतिहास ने खुद को दोहराया। मैंने अपनी जेब से कुचला हुआ एनवलप निकाला। उसमें फिर वही 5 सूखे नारंगी के दाने और लिखा था के और पुट द पेपर्स ऑन द सनडायल। होम्स ने गंभीर स्वर में पूछा, तो तुमने क्या किया? मैंने धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं। होम्स गुस्से में बोले, कुछ नहीं? तुम्हें अब एक्शन लेना होगा वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। मैंने कहा, मैं पुलिस के पास गया था। होम्स झट से बोले, ओह फिर? मैंने दुख से कहा। उन्होंने मेरी बात पर हंस दिया। मैं पूरी तरह यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उस इंस्पेक्टर ने ये मान लिया है कि ये सारे खत सिर्फ कोई मजाक हैं और मेरे रिश्तेदारों की मौत बस हादसे, जैसा कि जूरी ने कहा, और इनका उन रहस्यमयी वार्निंग से कोई लेना देना नहीं है। शेरलॉक होम्स ने गुस्से में अपनी मुट्ठी हवा में उठा दी। अनबिलीवेबल स्टूपिडिटी, वो गुस्से से बोले। फिर भी उन्होंने मेरे लिए एक पुलिस वाले को भेजा है जो मेरे घर में मेरे साथ रह सकता है। होम्स ने पूछा, क्या वो आज रात तुम्हारे साथ आया है? नहीं, उसके ऑर्डर्स थे कि वो घर पर ही रहे। होम्स फिर से बेचैन हो गया। हवा में हाथ मारते हुए बोला, तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए, और वो भी इतनी देर से? जॉन ओपेनशॉ धीरे से बोला, मुझे पता नहीं था, बस आज ही मैंने मेजर प्रेंडरगास्ट को ये सब बताया और उन्होंने मुझे आपके पास आने की सलाह दी। होम्स ने गहरी सांस ली। तुम्हें खत आए हुए 2 दिन हो चुके हैं। हमें पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्या तुम्हारे पास और कोई क्लू है? ओपेनशॉ ने अपनी जेब से नीले रंग का पुराना, थोड़ा फटा हुआ कागज निकाला। वो उसे मेज पर रखकर बोला, मुझे याद है, जिस दिन मेरे चाचा ने वो पेपर जलाए थे, राख में कुछ अधजले हिस्से इसी कलर के थे। ये पन्ना मुझे उनके कमरे के फर्श पर मिला था। शायद ये बाकी पेपर्स के बीच से उड़कर गिर गया हो।
इसमें 5 ड्राइड पिप्स का जिक्र है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई मदद नहीं मिलती। मुझे लगता है ये उनके प्राइवेट डायरी का पन्ना है। हैंडराइटिंग बिल्कुल चाचा की है। होम्स ने लैंप पास खींचा और हम दोनों उस कागज़ पर झुक गए। ऊपर लिखा था मार्च 1869। नीचे अजीब नोट्स। 4th हडसन आया, वही पुरानी बात। 7th मैककॉली, पारामोरे और जॉन स्वैन को पिप्स भेजे। 9th मैककॉली क्लियर्ड। 10th जॉन स्वैन क्लियर्ड। 12th पारामोरे से मुलाकात, सब ठीक। होम्स ने साइलेंटली वो पेपर फोल्ड कर दिया और उसे वापस जॉन को दे दिया। अब सुनो, होम्स की आवाज़ अचानक गंभीर और तेज हो गई। अब एक भी पल मत खोना, तुम अभी घर जाओ और एक्ट करो। जॉन ने घबराकर पूछा, क्या करना होगा? होम्स धीरे धीरे बोला, तुम ये पेपर उसी ब्रास बॉक्स में वापस रखोगे और एक नोट लिखोगे कि बाकी सारे पेपर्स तुम्हारे चाचा ने जला दिए और ये आखिरी बचा हुआ है। इसे साफ शब्दों में लिखना ताकि कोई शक ना करे। उसके बाद आज रात उस बॉक्स को गार्डन के सनडाइल पर रख देना, जैसा निर्देश में लिखा है। क्लियर? हाँ, बिल्कुल। होम्स ने आखिरी चेतावनी दी। बदला लेने के बारे में मत सोचना। पहले तुम्हारी ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है, उसके बाद हम कानून से इन्हें पकड़ेंगे। जॉन ने कोट पहना और धीमे से कहा, आपने मुझे फिर से उम्मीद दी है, धन्यवाद। मैं सब वैसा ही करूँगा जैसा आपने कहा। होम्स ने कहा, जरा भी देर मत करना और सबसे ज़रूरी अपने आप का ख्याल रखना, क्योंकि खतरा बिल्कुल नज़दीक है। मैं वाटरलू से ट्रेन पकड़ूंगा, जॉन बोला। होम्स ने सिर हिलाया। अभी 9 भी नहीं बजे हैं। सड़कों पर भीड़ रहेगी, शायद तुम सुरक्षित रहो, लेकिन खुद पर भरोसा मत करना, खतरा तुम्हारे पीछे है। जॉन ने कहा, मेरे पास हथियार है। होम्स बोला, गुड। कल से मैं इस केस पर काम शुरू करूँगा, तो मैं 1 या 2 दिन में फिर मिलूँगा न्यूज़ लेकर। जॉन ने हमसे हाथ मिलाया और चला गया। बाहर तूफान अभी भी गरज रहा था। बारिश खिड़कियों पर थप 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 कर रही थी और ऐसा लगा जैसे ये अजीब और डरावनी कहानी हवा और अंधेरे में से निकलकर हमारे कमरे में आई हो और अब वापस उसी तूफान में लौट गई हो। शेरलॉक होम्स कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसका सर आगे झुका हुआ था और नज़रें फायरप्लेस की जलती हुई लाल रोशनी पर टिकी थी। फिर उसने पाइप जलाई और अपनी कुर्सी पर पीछे टिककर धीरे धीरे उठते हुए धुआं के गोलों को देखने लगा, जो एक दूसरे का पीछा करते हुए सीलिंग की तरफ गायब हो रहे थे। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, वाटसन, हमारे जितने भी केस हुए हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा अजीब और रहस्यमयी है। मैंने कहा, शायद द साइन ऑफ 4 छोड़कर। होम्स मुस्कुराया, हाँ, शायद वो छोड़कर। लेकिन ओपन शॉ जिस खतरे के बीच चल रहा है वो शोल्टो भाइयों से भी ज़्यादा भयानक है। मैंने पूछा, क्या तुमने समझ लिया है कि ये खतरा क्या है? होम्स बोला, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मैंने फिर पूछा, तो बताओ, ये के है कौन और इस गरीब फैमिली का पीछा क्यों कर रहा है? होम्स ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ लिया। फिर उसने गंभीर आवाज़ में कहा, एक परफेक्ट रीजनर सिर्फ एक फैक्ट देखकर पूरी कहानी समझ सकता है। जैसे महान वैज्ञानिक कुवियर सिर्फ एक हड्डी देखकर पूरा जानवर डिस्क्राइब कर देता था, वैसे ही एक ट्रेंड दिमाग एक छोटे से क्लू से पूरी घटना समझ सकता है, उससे पहले क्या हुआ और आगे क्या होगा। होम्स आगे बोला, हम इंसान अभी रीज़न की असली ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। कई मिस्ट्रीज दिमाग से सॉल्व हो सकती है, सेंसेस से नहीं। वो थोड़ा रुककर फिर बोला, लेकिन इस कला में परफेक्ट होने के लिए रीजनर के पास हर यूज़फुल नॉलेज होनी चाहिए, और मैंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये नॉलेज इकट्ठी की है। मैं हंस पड़ा और बोला, हाँ,
याद है, एक बार मैंने तुम्हारे दिमाग की एक लिस्ट बनाई थी। होम्स मुस्कुराया। मैंने मजाक में रिपीट किया, फिलॉसफी 0, एस्ट्रोनॉमी 0, पॉलिटिक्स 0, बॉटनी कभी कभी अच्छे नोट्स, जियोलॉजी बेहतरीन, खासकर लंदन के आसपास की मिट्टी पहचानने में, केमिस्ट्री थोड़ा अजीब, एनाटॉमी बिखरा बिखरा, लेकिन क्राइम और मिस्टीरियस लिटरेचर अनमैच्ड, और वायलिन, बॉक्सिंग, तलवारबाजी और खुद को पॉइजन करना, कोकेन एंड टोबैको। ये था मेरा एनालिसिस। होम्स हंस पड़ा। हाँ, और मैं आज भी वही कहूँगा, दिमाग में सिर्फ वही चीज़ें रखो जिनकी ज़रूरत है, बाकी को लाइब्रेरी में छोड़ दो। फिर वो गंभीर हो गया। अब इस केस के लिए हमें पूरी शक्ति और नॉलेज निकालनी होगी। वाटसन, सेल्फ से अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया का लेटर के वाला वॉल्यूम देना। मैंने उठकर वो किताब होम्स को दे दी। होम्स बोला, अब सिचुएशन को ध्यान से देखते हैं। उसकी आवाज़ एनालिटिकल होती गई। कर्नल ओपनशॉ ने अचानक अमेरिका छोड़ दिया। फ्लोरिडा जैसे सुंदर मौसम से निकलकर इंग्लैंड के सुनसान लाइफ में चले गए, और फिर उन्होंने खुद को दुनिया से ऑलमोस्ट अलग कर लिया। होम्स बोला, इसका मतलब साफ है, वो किसी डर से भागे थे, और वो डर अमेरिका से जुड़ा था। फिर उसने पूछा, वाटसन, क्या तुमने उन तीनों वार्निंग लेटर्स के पोस्ट मार्क्स नोटिस किए? पहला पौंडीचेरी से, दूसरा डोंडी से और तीसरा लंदन से। होम्स ने सिर हिलाया। और तीनों जगहें सी पोर्ट्स हैं। मैंने कहा, मतलब? राइटरशिप पर था। होम्स बोला, एग्जैक्टली। अब हमारे पास पहला स्ट्रॉन्ग क्लू है। फिर उसने दूसरा सवाल किया, पौंडीचेरी वाले वार्निंग के बाद मौत होने में 7 हफ्ते लगे, लेकिन डुंडी में सिर्फ 3-4 दिन। इसका क्या मतलब है? मैंने कहा, शायद पहले डिस्टेंस ज़्यादा था। होम्स ने स्लोली कहा, लेकिन लेटर को भी उतना ही ट्रेवल करना पड़ा था। मैंने कहा, तो मैं पॉइंट समझ नहीं पाया। होम्स धीरे से आगे झुककर बोला, देखो वाटसन, एक बात ऑलमोस्ट क्लियर है। जो लोग ये वार्निंग भेज रहे हैं वो सेलिंग शिप पर हैं। उसने अपनी पाइप से धुआं हवा में छोड़ा, क्योंकि हर बार वो वार्निंग पहले भेजते हैं और फिर खुद पहुंचते हैं। डुंडी वाला केस याद है? वार्निंग लेटर आया और कुछ ही दिनों में मौत। होम्स ने फायरप्लेस की लौ को देखते हुए कहा, अगर पौंडीचेरी से वो लोग स्टीमर में आते तो लेटर और वो खुद ऑलमोस्ट साथ ही पहुँचते, लेकिन लेटर आया और उन्हें पहुँचने में पूरे 7 हफ्ते लगे। ये 7 हफ्ते वो फ़र्क है मेल बोट और उस सेलिंग शिप के बीच जिसमें असली किलर आए। मैंने धीरे से कहा, हो सकता है। होम्स ने सिर हिलाया। हो सकता नहीं वाटसन, प्रोबेबल है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबल। फिर उसकी आवाज़ तेज और गंभीर हो गई। और अब समझो, इसी वजह से मैंने ओपनशॉ को जल्दी घर भेज दिया, क्योंकि इस बार वार्निंग लंदन से आई है। मतलब कोई डिले नहीं होगा। मैंने डरते हुए कहा, हे भगवान, ये कैसी रिलेंटलेस दुश्मनी है? होम्स बोला, ओपनशॉ के पास जो पेपर्स हैं वो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इतने इम्पॉर्टेंट कि वो 2 मौतें ऐसे अंजाम दे चुके हैं कि कर्नल की जूरी को भी धोखा मिल गया। उसकी आवाज़ में शक्ति थी। इसलिए ये साफ है, ये काम अकेले किसी एक आदमी का नहीं है। ये ट्रेंड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। और अब के किसी इंसान के इनिशियल नहीं, एक सोसाइटी का सिंबल है। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन कौन सी सोसाइटी? होम्स झुककर फुसफुसाया, वाटसन, क्या तुमने कभी कू क्लक्स क्लान का नाम सुना है? मैंने कहा, नहीं, कभी नहीं। होम्स ने इंसाइक्लोपीडिया के पेजेस पलटे और पढ़ना शुरू किया। कू क्लक्स क्लान सिविल वार के बाद साउथ यूएस में एक गुप्त और भयानक संगठन। निग्रो वोटर्स को डराना, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मारना। उनका तरीका ये था कि पहले वार्निंग भेजते, ओक लीव्स,
मेलन सीड्स या ऑरेंज पिप्स। होम्स ने किताब बंद की। वार्निंग मिलने पर सिर्फ दो रास्ते, देश छोड़ दो या मौत का इंतजार करो, उसने धीमे स्वर में कहा। इतना ऑर्गेनाइज्ड थे कि आज तक एक भी केस सॉल्व नहीं हुआ, ना कोई प्रूफ, ना कोई विटनेस। उसने गहरी सांस ली। और अब सोचो वाटसन, 1869 में कू क्लक्स क्लान अचानक टूट गया था और उसी समय ओपेनशॉ अमेरिका से गायब हुआ, अपनी डायरी और रिकॉर्ड्स लेकर। मैंने हैरानी से कहा, मतलब उस डायरी में नाम हैं बड़े लोगों के? होम्स बोला, हाँ, और जब तक वो पेपर्स वापस नहीं मिलते कुछ लोग चैन से सो नहीं पाएंगे। मैंने पूछा, और वो डायरी का पेज जो हमने देखा? होम्स बोला, वही सिस्टम था। पहले लिखा सेंट पिप्स टू ABC, फिर लिखा A क्लियर्ड, B क्लियर्ड, यानी वो लोग भाग गए, और आखिर में विजिटेड C, मतलब C की मौत। उसने धीरे से कहा, हम उजाला लाएंगे वाटसन, लेकिन ओपेनशॉ की पहली प्रायोरिटी वो बॉक्स वापस रखना और खुद को जिंदा रखना। फिर होम्स ने शांत होकर कहा, अब वायलिन देना, कुछ देर इस दुनिया की क्रूरता को भूलते हैं। अगली सुबह मौसम साफ था। होम्स नाश्ते पर बैठा था। मैंने पूछा, आज क्या करने वाले हो? होम्स बोला, आज का दिन बहुत व्यस्त होगा। ओपेनशॉ के केस की जड़ें खोजनी हैं। शायद हॉर्शम भी जाना पड़े। तुम वहाँ पहले जाओगे नहीं? मैंने पूछा। होम्स ने शांति से जवाब दिया, नहीं, मैं सिटी से शुरू करूँगा। तब तक बेल बजा दो, मेड तुम्हारी कॉफ़ी ले आएगी। मैं वेट कर रहा था। तभी मेरी नज़र टेबल पर पड़ी एक फोल्डेड न्यूज़पेपर पर पड़ी। मैंने वो उठाया और जैसे ही पेज पलटे मेरी नज़र एक हेडलाइन पर जम गई। मैं शॉक में होम्स को देखता हूँ और बोल पड़ता हूँ, होम्स, तुम लेट हो गए। होम्स ने अपनी कप साइड रखी। उनकी वॉइस स्टडी थी, पर उनकी आंखों में दर्द था। मुझे डर था। बताओ, क्या हुआ? मैं न्यूज़पेपर का हिस्सा पढ़ता हूँ। ट्रेजेडी नियर वाटरलू ब्रिज। पिछली रात 9 और 10 के बीच वाटरलू ब्रिज के पास एक पुलिसमैन ने हेल्प के लिए चीख सुनी, फिर पानी में स्प्लैश। रात बहुत अंधेरी तूफानी था। लोगों ने रेस्क्यू की कोशिश की, पर सब बेकार। कुछ देर बाद जब बॉडी मिली, उसकी पॉकेट से एक एनवलप मिला। नाम था जॉन ओपेनशॉ। ऑथराइट्स ने लिखा, शायद वो लास्ट ट्रेन पकड़ने की जल्दी में अंधेरे में रास्ते से मिसटेप कर गया और सीधा नदी के लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म से गिर गया। बॉडी पर कोई वायलेंस का निशान नहीं था और केस को एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। रूम एकदम साइलेंट हो गया। होम्स ने हमेशा की तरह काम रहने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका चेहरा उन्हें बिट्रे कर रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, वाटसन, ये मेरी इज्जत को चोट है। वो मदद के लिए मेरे पास आया और मैं उसे बचा नहीं पाया। होम्स अचानक चेयर से उठ गया, रूम में तेजी से चलने लगा। उनके चेहरे पर गुस्सा, गिल्ट और रिवेंज मिक्स था। ये लोग बहुत शातिर हैं। उन्होंने उसे वहाँ कैसे फंसाया? एम्बैंकमेंट स्टेशन के रूट में तो आता ही नहीं। फिर उन्होंने मुझे देखकर और कहा, वाटसन, अभी वार है और मैं हारने वाला नहीं। मैं अभी जा रहा हूँ। मैंने पूछा, पुलिस के पास? होम्स ने डार्क कॉन्फिडेंट टोन में कहा, नहीं, पुलिस तब आएगी जब मैं उनके गुनहगार उनके सामने रख दूंगा। आज मैं खुद पुलिस हूँ। पूरा दिन बीता। मैं लेट शाम तक अपने काम में बिजी रहा और रात को जब बेकर स्ट्रीट लौटा, होम्स अभी तक वापस नहीं आया था। लगभग 10 बजे दरवाज़ा खुला
होम्स वापस आया, थका हुआ, लेकिन आंखों में आग थी। वो सीधा साइडबोर्ड के पास गया, ब्रेड का एक टुकड़ा तोड़ा और बिना बात किए खा गया। फिर पानी का लंबा घूंट लिया। मैंने पूछा, भूख लगी थी? होम्स ने शांत लहजे में कहा, जरा से भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ब्रेकफास्ट के बाद कुछ नहीं खाया। मैंने पूछा, और रिजल्ट? होम्स की आंखों में एक विक्टोरियस स्पार्क जगी। उन सबको मैं पकड़ चुका हूँ। उनका लीडर सबसे पहले मिलेगा। होम्स ने कपबोर्ड से एक ऑरेंज निकाला, उसे तोड़ दिया और उसके 5 ऑरेंज सीड्स टेबल पर रख दिया। उन्होंने एक एनवेलप लिया, उन 5 सीड्स को अंदर डाला और फ्लैप पर लिखा SH फॉर JO। एड्रेस लिखा, कैप्टन जेम्स कॉल्होन, बारक्यू लोन स्टार, सवन्ना, जॉर्जिया। होम्स मुस्कुराया। वो मुस्कान रिवेंज वाली थी। जब वो पोर्ट पर पहुंचेगा, ये एनवेलप उसका वेट करेगा। जैसा ओपन शॉ के लिए वार्निंग थी, वैसे ही वार्निंग अब उसके लिए। मैंने पूछा, कैप्टन कॉल्होन कौन है? होम्स की आवाज़ ठंडी पर गंभीर थी। गैंग का लीडर। मैंने पूछा, और तुम्हें पता कैसे चला? होम्स ने अपनी पॉकेट से एक बड़ा फोल्डेड पेपर निकाला, जो डेट्स, लोगों के नाम और क्लू से भरा हुआ था। और उस पर मुझे समझ आ गया, होम्स रिवेंज नहीं, जस्टिस लेने जा रहा था और शिकार अब शुरू हो चुका था। होम्स ने अपने नोट्स पर नज़र डालते हुए कहा, मेरे पास 36 शिप की लिस्ट थी। सबकी रजिस्ट्री सेम मंथ्स की थी, लेकिन एक नाम ने मेरी नज़र रोक ली और रुक कर मेरी तरफ मुड़ता है। द लोन स्टार, होम्स बोलता है। रिपोर्ट एक मुताबिक वो लंदन से क्लियर हुई थी, पर उसका नाम अमेरिका का सिग्नल था। मैंने सोचा, टेक्सास है ना? होम्स ने हाँ में सर हिलाया। शायद मैं कंफर्म नहीं था, लेकिन मुझे ये पक्का हो गया था कि शिप का ओरिजिन अमेरिका ही है। मैंने जिज्ञासापूर्वक पूछा, फिर तुमने क्या किया? होम्स के टोन में एक विक्टोरियस कॉन्फिडेंस था। मैं डुंडी के शिपिंग रिकॉर्ड्स पर गया और जैसे ही मुझे मिला कि लोन स्टार जनवरी 1885 में वहाँ थी, मेरे सस्पिशियन ने प्रूफ का रूप ले लिया। फिर वो शांत होकर बोला, नेक्स्ट स्टेप था लंदन पोर्ट की रजिस्ट्री चेक करना। और फिर होम्स ने बॉम्ब ड्रॉप किया। द लोन स्टार लास्ट वीक लंदन पोर्ट में डॉक्ड थी। होम्स के वर्ड्स स्लो, शार्प और प्रिसाइज थे। मैं अल्बर्ट डॉक गया, पर पता चला कि शिप को सुबह के हाई टाइड के साथ निकाल दिया गया है, सेवेन्ना के लिए। मैंने सांस रोककर पूछा, और फिर? होम्स, मैंने ग्रेवसेंड टेलीग्राम भेजा। वहाँ से जवाब आया, शिप कुछ देर पहले वहाँ से क्रॉस कर चुकी है और हवा ईस्ट की चल रही है, तो अब तक वो गुडविन सैंड क्रॉस कर चुकी होगी। शायद इसले ऑफ वाइट के आसपास होगी। मैंने पूछा, तो अब तुम क्या करोगे? होम्स की आंखों में वो फैमिलियर डेंजरियस स्पार्कल वापस आ गई। मेरे पास उनकी गर्दन पर हाथ है, वाटसन। शिप पर सिर्फ 3 लोग अमेरिका के बॉर्न हैं, कैप्टन और 2 मेट्स। होम्स कंटिन्यू करता है, और स्टीवडोर ने कंफर्म किया कि कल रात वो तीनों शिप पर नहीं थे। होम्स बहुत क्वाइटली लेकिन डेडली टोन में बोलता है, जब तक लोन स्टार सेवेन्ना पहुंचेगी, तब तक मेरा लेटर उनके लिए वहां इंतज़ार करेगा और केवल से पुलिस को बता दिया जाएगा कि ये तीनों मर्डर के क्रिमिनल हैं। रूम में एक विक्टोरियस काम था, जैसा गेम ख़त्म हो गया हो। बट डेस्टिनी शर्लॉक होम्स के प्लान्स को लाइटली नहीं लेती, लेकिन हर परफेक्ट प्लान में एक फ्लॉ होता है।
जॉन ओपेनशॉ के मर्डर्स, कभी वो ऑरेंज पिप्स रिसीव कर ही नहीं पाए। उस साल के इक्विनॉक्स स्टॉर्म बहुत वायलेंट था। हम न्यूज़ का इंतज़ार करते रहे, दिन, हफ्ते, महीने। फिर एक दिन एक रिपोर्ट मिली। फॉर अटलांटिक ओशन के बीच एक ब्रोकन बोट स्ट्रेन वेव के साथ तैर रहा था। उस पर सिर्फ 2 लेटर्स कार्व थे, LS। और उसी मोमेंट हम समझ गए लोन स्टार कभी वापस नहीं आएगी और उन लोगों का राज समुंदर ने हमेशा के लिए निगल लिया। फ्रेंड्स, ये थी ऑरेंज पिप्स की कहानी, मौत, रहस्य और इंसानी योजना की बड़ी ताकत, किस्मत। अगर आपको ये कहानी सुनना अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही सस्पेंस, थ्रिलर, स्टोरी सुनने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर से मिलेंगे एक नई रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय।